तो दोस्तों आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन और ये आर्ट एंड कल्चर की लास्ट सीरीज है। यानी हमने 2011 से आज की सीरीज को मिलाकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है डिटेल एनालिसिस कर लिया है। आई होप आपने पिछला लेक्चर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले पिछला लेक्चर देख लीजिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो आगे आने वाले हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम देखेंगे 22 और 23 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी ऑन आईएएस नाम से सर्च कर सकते हैं। इस पर आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ और क्लासेस की अपडेट सारी चीज़ें मिलेगी। इसके अलावा हमारा प्रीवियस ईयर का ज्योग्राफी का भी सेक्शन चल रहा है। और इसके अलावा ये देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आपको शॉर्ट्स वीडियो और पीवाईक्यू के सीरीज भी मिलेंगे, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि इस सीरीज में हम सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं और सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। बात करें आर्ट एंड कल्चर में, यानी भारतीय कला और संस्कृति में 2022 में क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में एंशियंट हिस्ट्री में अगर देखें तो एंशियंट हिस्ट्री में पिछले साल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक के जो भी शिलालेख हैं उससे क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए बहरहाल 2022 के इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें अशोक के प्रमुख शिलालेख दिए गए हैं, उनके स्थान का नाम दिया गया है और वो शिलालेख किस स्थान या राज्य में स्थित हैं उनको आपको सही सुमेलित करना है। बात करें धौली, और उसके बाद उसका मिलान उड़ीसा से किया गया है। एरगुड़ी का मिलान आंध्र प्रदेश से किया गया है। जौगढ़ का मिलान मध्य प्रदेश से किया गया है। कलसी का मिलान जो है कर्नाटक से किया गया है। तो आप बताइए इसमें जो है कौन सा सही युग, यानी कितने सही युग में सुमेलित है। सबसे पहले चलिए इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें लोकेशन की तो देखिए जौगढ़ है, जौगढ़ जो देखेंगे तो जौगढ़ की लोकेशन यहाँ है, ठीक है। धौली यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा एर्रागुड़ी जो की बात करें तो देखिए यहाँ पर है, ठीक है। कलसी जो है ये यहाँ पर है। तो कलसी जो है ये कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है, यानी उत्तराखंड में। इसके अलावा अगर धौली की बात करें तो धौली जो है कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। और जौगढ़ भी देखेंगे आप तो ये भी आपको जो है उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। एर्रागुड़ी देखेंगे तो एर्रागुड़ी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार इसमें देखिए जौगढ़ का मिलान एमपी से किया गया है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, उड़ीसा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 3 गलत है। कलसी का मिलान कर्नाटक से किया गया है, कर्नाटक में नहीं बल्कि कहाँ देखिए ये है उत्तराखंड में। तो इस प्रकार इसमें केवल जो है 2 युग्म सम्मिलित हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देखिए 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन एक सही है, ठीक है। इन चारों कथनों में एक कथन सही है। हर साल संगम साहित्य से क्वेश्चन आते हैं और जैन धर्म, बौद्ध धर्म फेवरेट टॉपिक है और संगम साहित्य जो है यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो बात करेंगे अगर दक्षिण भारत के संगम साहित्य के बारे में, तो दक्षिण भारत के संगम साहित्य के बारे में ऑप्शन 1 देखेंगे तो संगम कविताओं में भौतिक संस्कृत का कोई संदर्भ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, भौतिक संस्कृत का संदर्भ है, ठीक है। अभी इसको आगे और अच्छे तरीके समझेंगे। सबसे पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी देखेंगे, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। ऑप्शन सी, संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, संदर्भ है, ठीक है। ऑप्शन डी, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया, ये भी गलत है। कहने का मतलब इसमें केवल और केवल ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित है। अब चलिए इस पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इसमें जो पहला ऑप्शन था इसमें देखेंगे तो संगम समाज में व्यापारी, विजेताओं, जैन, बौद्ध और कुछ ब्राह्मण मिशनरियों द्वारा उत्तर से प्रायद्वीपीय भारत के चरम छोर तक लाए गए भौतिक संस्कृत के तत्वों के साथ संपर्क के कारण सामाजिक वर्गों का अस्तित्व सामने आया और वे आर्द्र धान यानी धान की खेती से अवगत हुए
और कई गांव कस्बों की स्थापना की। इस प्रकार देखेंगे भौतिक संस्कृति से संबंधित था, इसमें जो है ऑप्शन एक जो है सही होगा। ऑप्शन बी इसके हिसाब से सही ही है, ठीक है। यानी मोटे तौर पर कहें तो प्रारंभिक तमिल समाज में मुख्य रूप से दो वर्गों के लोग थे। एक वे जो स्वयं भूमि जोतते थे और दूसरे वे जो दूसरों से क्या करते थे, भूमि को जुतवाते थे। बाद वाले अधिक धनी थे और इस तथ्य से सामाजिक व्यवस्था में असमानताओं को जन्म दिया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी सही है। हालांकि हम ऑप्शन ए सी डी को जो है जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन तीन की बात करें तो इसमें संगम कविताओं में समर सौर व्याप्त है, यानी मिलता है। संगम साहित्य में पूर्व युद्ध कविताएं हैं जो लोगों के बाहरी जीवन से संबंधित है और युद्धों के नायकों के मृत्यु तक नायकों के साहसिक कार्यों के सार्वजनिक उत्सव की बात करता है। इस प्रकार जो है ऑप्शन तीन जो है वो सही नहीं है। और ऑप्शन चार की जहाँ तक बात है तो जादुई घटनाओं का उल्लेख मिलता है। मणिक मेकलई जो 1400 साल पहले जो है सतनार द्वारा रचित एक महासंगम काव्य है, उसमें ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और संगम काल से 2023 में भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें दोस्तों, जिसमें पूछा है किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद कराया गया, ठीक है। तो इसमें बताना है किसके द्वारा कराया गया। ये योग वशिष्ठ यानी गुरु वशिष्ठ वही हैं जो रामायण में थे, ठीक है। रामायण महाकाव्य में जो वशिष्ठ गुरु थे वही योग वशिष्ठ, उन्हीं का नाम है, ठीक है। उन्हीं के द्वारा जो है यानी पारंपरिक रूप से इनका संबंध जो वाल्मीकि से संबंधित है और एक हिंदू आध्यात्मिक ग्रंथ है। योग वशिष्ठ में क्या बताया गया, योग वशिष्ठ में जो है युवा राजकुमार राम को ऋषि वशिष्ठ के एक प्रवचन का वर्णन करता है, ठीक है। और ये योग वशिष्ठ जो था वो निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद जो है अकबर के शासनकाल में करवाया गया था, ठीक है। और ये जो रामायण है, ठीक है, रामायण जो है महाभारत के बाद का माना जाता है और महाभारत के बाद जाओ रामायण सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहरहाल इसमें ऑप्शन ए अकबर सही होगा, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2022 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा यानी बैठे हुए मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति, पहली सबसे ऊंची मूर्ति कौन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, गुजरात में स्थित है, का उद्घाटन किया गया। निम्न कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं का सही निरूपित करता है। जो प्रधानमंत्री द्वारा हैदराबाद में जो है ये आसन मुद्रा की मूर्ति है, इसे क्या कहते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। ये दुनिया की जो है सेकंड लार्जेस्ट जो है सिटिंग स्टैचू है, ठीक है। और ये 5 फरवरी 2022 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था। बहरहाल इसमें पूछ रहा है कि जो रामानुज थे उनकी शिक्षाओं का सही निरूपित करता है। इसमें ऑप्शन ए मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन जो है क्या है, भक्ति है था। ऑप्शन बी वेद शाश्वत आत्मनिष्ठ आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रामाणिक हैं। ऑप्शन सी तर्कसंगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद का मौलिक माध्यम थे। ऑप्शन डी ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है। आपने रामानुजाचार्य को पढ़ा होगा तो रामानुजाचार्य ने जो बताया मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन बताया है वो भक्ति बताया है। और वो भक्ति जो है साधन विष्णु प्राप्त करने अनन्य भक्त का भाव रखना, एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा देखेंगे तो इन्होंने भगवान की भक्ति करुणा विनम्रता समानता आपसी सम्मान के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष की बात की है। ये इसे वैष्णव संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। तो इस हिसाब से देखेंगे इसमें ऑप्शन ए जो है सही है, यानी रामानुजाचार्य की सही शिक्षाओं में देखेंगे इन चारों में से जो सही निरूपित करता है वो कहता है मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है, भक्ति है। इसके अलावा अब इसमें फैक्चुअल जानकारी आपको याद रखनी है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है, ये हैदराबाद में है, ये रामानुजाचार्य से संबंधित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, गुजरात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। इसके अलावा देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, हम लोग आगे और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। उनके गुरु उन्हें प्रतिष्ठित उपाधि एम पेरुम अनार के से सम्मानित किया था। इसका अर्थ होता है आप हमसे आगे हैं। दार्शनिक रूप में अगर श्री रामानुजाचार्य की योगदान की बात करें दोस्तों
तो वो प्रभावित थे अलवर संतों से। अलवर संतों का संबंध विष्णु उपासक से था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रतिपादक की बात करें तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रामानुज के ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया था। इन्हें अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों से के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है। 9 शास्त्रों के रचनाकार हैं ये, ठीक है। इन्होंने श्री भाष्य, गीता भाष्य, वेदार्थ संग्रह सहित 9 रत्नों के नाम से विख्यात 9 शास्त्रों की रचना की थी। इसके अलावा अगर इनके योगदान की बात करें दोस्तों, तो मंदिरों में किए जाने वाले अनुष्ठानों के लिए सही प्रक्रिया को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है तिरुमाला और श्रीरंगम। इसके अलावा दोस्तों रामानुजाचार्य के सामाजिक समानता के समर्थक के रूप में अगर बात करें उनके योगदान की, तो इन्होंने सभी के लिए अपने दरवाजे खोलने को प्रोत्साहित किया। इन्होंने शाही दरबारों में लोगों के साथ समान व्यवहार करने पर भी बल दिया। इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम यानी मूल रूप से महाउपनिषद की अवधारणा को प्रतिपादित किया। इसके अलावा इसकी बात हम कर ही चुके हैं, मोक्ष प्राप्त की। तो ये कुछ श्री रामानुजाचार्य की योगदान थे, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं स्वामी रामानुजाचार्य से संबंधित अदर फैक्ट के, जो 2023-22 में जो है चर्चा में रहे। श्री रामानुजाचार्य की एक प्रतिमा जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने श्रीनगर में सोनवर क्षेत्र में जो है स्टैचू ऑफ पीस से जो है अनावरण किया था। इसके अलावा स्टैचू ऑफ पीस जो है एक और अनावरण किया गया था, जिसका उद्घाटन जो अनावरण कहते हैं राजस्थान में 2020 में किया गया था। लेकिन स्टैचू ऑफ पीस जो राजस्थान में है उसका संबंध रामानुजाचार्य से ना होकर जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर से है। सॉरी, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फरवरी 2022 में हैदराबाद की बात हमने कर दी, इसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, ठीक है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, और ये केम्पेगौड़ा से संबंधित है जो नम्मा बेंगलुरु के फाउंडर थे। तो इस इतने स्टैचू है भारत में, क्योंकि वर्तमान सरकार इन सब चीज़ों में आगे है। तो ये सब चीज़ें भी हमारी धरोहर हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी हो, यूपीपीएससीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, फैक्चुअल जानकारी के लिए टू द पॉइंट आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हमने आपको एक जगह ये चीज़ें उपलब्ध करवा दी हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप जो है एक बार रिवीजन करके अपने दिमाग में बैठा लें। इसके अलावा दोस्तों 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, यानी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है। इसके अलावा ऑप्शन 2 अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया। ऑप्शन 3 सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। अगर दोस्तों बात करें ऑप्शन 1 की, तो ये बात सही है कि सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा ऑप्शन 3 की बात करें, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जहाँ तक बात है, तो तत्कालीन राष्ट्रपति ने 11 मई 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय जो है इसकी जो है स्थापना की गई थी। इस प्रकार ऑप्शन 3 जो है गलत है, तो ऑप्शन 3 जहाँ होगा उसको एलिमिनेट कर दीजिए। इसमें ऑप्शन 1 और 2 जो है सही है। जहाँ तक बात दोस्तों अलबरूनी के सोमनाथ मंदिर का वर्णन की बात है, तो इसका उल्लेख अरब यात्री अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया था, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने 1024 में अपने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और मंदिर को पूरा नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो इससे संबंध है अलबरूनी का। इसके अलावा दोस्तों हमने बात की जो है सोमनाथ मंदिर, इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थान यहाँ पर दिया गया है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि 12 ज्योतिर्लिंगों को एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। एमपी का जो ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर जो है न्यूज में था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ के अलावा भी आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में पता रहना चाहिए, कहीं से क्वेश्चन उठा सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें पूछा है दोस्तों भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नेत्युपकरण, परिशिष्ट परमन, अवदान शतक, तिश्र लक्षण महापुराण,
कौन से जैन ग्रंथ हैं? तो दोस्तों जहाँ तक बात करें नेति प्रकरण, ये जो है बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथ से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। और परशिष्ट परमन की बात करें तो परशिष्ट परमन जो था हेमचंद्र द्वारा लिखा गया था, जिसमें जैन धर्म के साथ चंद्रगुप्त के संबंध स्थापित करने का वर्णन किया गया था। तो इस प्रकार इसका संबंध जैन धर्म से है। इसके अलावा अवदान शतक की बात करें तो अवदान शतक एक सांस्कृतिक संकलन है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो 1 और 3 एलिमिनेट कर दीजिए, 1 और 3 जिसमें होगा वो ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इसमें जहाँ तक 63 लक्षण महापुराण की बात है तो ये एक जैन धर्म से संबंधित है। इसकी रचना राष्ट्रकूट शासन के दौरान की गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार आप देखेंगे इसमें आंसर जो है 2 और 4, केवल 2 और 4 सही हो जाएगा। तो इससे आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। इन दोनों को भी याद रखिएगा, पूछ लेगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन है, तो इसमें आपको बौद्ध धर्म से ये दोनों चीज़ें, ये दोनों शब्द भी याद रखनी है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है सही है क्योंकि जैन धर्म से पूछा है। ठीक है, उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में दिया गया है, वो किस रूप में जाने जाते हैं, इसका जो है कितने युग्म सही सुमेलित हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आर्यदेव जैन विद्वान के रूप में जाने जाते हैं कि दिग्नाग बौद्ध विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको बताना दोस्तों इसमें कितने युग्म सुमेलित है। तो जहाँ तक दोस्तों आर्यदेव की बात है तो ये क्या थे, ये एक महायान बौद्ध भिक्षु थे, ना कि जैन विद्वान थे। तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दिग्नाग जो है बौद्ध विद्वान थे, नाथ मुनि जो है वैष्णव विद्वान थे। तो ये 2 सही है, 2 और 3 सही है, यानी इसमें ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2 ऑप्शन सी सही होगा, केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आर्यदेव से संबंधित है महायान बौद्ध भिक्षु से। तो इसमें आर्यदेव देखेंगे तो आर्यदेव एक महायान बौद्ध भिक्षु थे, नागार्जुन के शिष्य और एक मध्यमा दार्शनिक थे। दिग्नाग की बात करें तो भारतीय बौद्ध विद्वान, भारतीय तर्क यानी हेतु विद्या के बौद्ध संस्थापकों में से एक थे। दिग्नाग के कार्य ने भारत में निगमात्मक तर्क के विकास की नींव रखी। बौद्ध तर्क ज्ञान मीमांसा की पहली प्रणाली का निर्माण किया। और इसके अलावा नाथ मुनि की बात करें तो श्री रंगनाथ मुनि, जिन्हें श्रीमान नाथ मुनि के नाम से जाना जाता है, एक वैष्णव धर्मशास्त्री थे जिन्होंने नलियर दिव्य प्रबंधम का संग्रह और संकलन किया था। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। अब देखिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस आपको यहाँ समझ में आएगी, और मैप बेस्ड क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, खासकर 11th और 12th की, चाहे जिस सब्जेक्ट की हो, इतिहास भूगोल तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो ये हिस्ट्री से पूछा गया है। धान्य कटक जो महासंघों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में किस एक क्षेत्र में अवस्थित है, यानी धान्य कटक किस एक क्षेत्र में अवस्थित है। तो धान्य कटक जो है आंध्र प्रदेश, कांधार, कलिंग, मगध। जहाँ तक धान्य कटक की बात है तो धान्य कटक देखेंगे तो धान्य कटक देखिए यहाँ पर है। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट किंगडम एंड टाउन, इसकी चर्चा देखिए एनसीईआरटी से ये मैप है और इसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले बात धान्य कटक के बारे में बात करें। धान्य कटक जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित है, जहाँ पर जो है शाक्य मुनि बुद्ध ने शंबाला राजाओं को कालचक्र धर्म का हृदय सार के रूप में सिखाया था। तो कुल मिलाकर कहने का धान्य कटक जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की बुकें हैं हिस्ट्री की। तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 में ये मैप है। ठीक है, यही पार्ट 1 से जो है एंशिएंट हिस्ट्री पूछा गया था। ये मिडोवल हिस्ट्री की, ये प्रेजेंट हिस्ट्री के, तो ये 3 पार्ट में वर्तमान नई वाली एनसीईआरटी है। तो मैप भी आपको देखते रहना है, यानी ये पहली बार नहीं है जब यूपीएससी ने जो है ऐसे क्वेश्चन मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे हों एंशिएंट साइट से, एंशिएंट स्पोर्ट्स से। ठीक है, लास्ट ईयर भी जो है पूछे गए थे। तो पोर्ट हुआ, एंशिएंट पोर्ट हुआ, एंशिएंट साइट्स हुई, तो ये सब चीज़ें एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए धान्य कटक का स्पष्टीकरण कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखें ये एक बौद्ध स्तूप है, तो यहाँ पर इसके बारे में और डिटेल में चर्चा की गई है, इसको आपको पढ़ लेना है। अब देखिए स्तूपा से जो है 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः जो है बौद्ध संकल्पना है, ऑप्शन 2।
स्तूप आमतौर पर अवशेषों के निक्षेपागार होता था। ऑप्शन 3, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। कौन सा कथन या कितने कथन सही है? तो ये स्तूपा है। ठीक है, तो जहाँ तक बात करें दोस्तों स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, ये बात सही नहीं है। क्योंकि स्तूप की संकल्पना आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता इत्यादि जगहों पर मिलता है, जिसमें ऑप्शन 1 जो है गलत है। इसके अलावा स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। तो यहाँ पर देखिए हर्मिका में जो है यहाँ पर जो है निक्षेप रखे जाते हैं बौद्ध संतों के, तो ये बात भी सही है। इसके अलावा बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है, ये बात भी सही है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन बी, यानी केवल 2 ऑप्शन सही हैं, 2 और 3, इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। स्तूप से क्वेश्चन इस तरीके से क्यों पूछे गए? क्योंकि ये न्यूज में था। 13 जनवरी 2023 को टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ थी, नालंदा में 1200 साल पुराने जो है लघु स्तूप मिले हैं। ठीक है, इस वजह से स्तूपा से क्वेश्चन आए थे। तो न्यूज़पेपर का रोल जो है आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। स्तूपा के उत्पत्ति के बारे में जो है यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, इसको भी आपको और पढ़ लेना है। हमने जो सही था वो बता दिया है। ठीक है, यानी किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के अवशेषों को संचित मिट्टी के नीचे संरक्षित की प्रथा लंबे समय से अस्तित्व में थी। बौद्ध कला में इस प्रथा को अपनाया गया ऐसे स्थल पर बनी संरचना को स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार, मुचिर किस रूप में विख्यात है? राजधानी नगर, पत्तन नगर, लौह और इस्पात निर्माण केंद्र, जैन तीर्थंकर या चैत्य के रूप में? तो दोस्तों एक बात बता दें, एंशियंट पोर्ट से जो है लगातार क्वेश्चन गैप करके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो ये जो कोरकई और पुमपुहार, मुचिर जो है ये क्या है? पोर्ट हैं। ठीक है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना। जहाँ तक कोरकई की बात है तो कोरकई जो है पांड्य शासन संबंधित है, और पांड्यों का आप शासन देखेंगे तो पांड्य जो है लगभग बंगाल की खाड़ी के पास जो है ये थमीराबरानी जो है के पास जो है थमीराबरानी जगह है, वहाँ पर जो है ये पोर्ट स्थित है। पुमपुहार की बात करें तो पुमपुहार जो है साउथ इंडिया में आप जाएंगे तमिलनाडु में आपको कावेरी नदी के तट पर मिलेगा। मुचिर आप देखेंगे तो मुचिर आपको जो है पेरियार नदी केरल के तट पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो कोरकई के बारे में, पुमपुहार के बारे में दिया गया है। मुचिर या मुचिर बंदरगाह जिसे जो है सबसे लोकप्रिय नाम में जैसे अगर बात करें तो मक्तोई, महादेवपुरम, ठीक है, इसके अलावा कुंगडूल त्रिशूल जिले के एक शहर में नगर पालिका है। इसे प्राचीन काल में महादेवपुरम, शिंकली, मुचिर या मुचरिस इन नामों से जाना जाता है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए केरला मैरीटाइम बोर्ड में देखिए कोंगलेरू पोर्ट है, यहीं पर ये जो है बंदरगाह आपको मिलेंगे। इसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आपको देख लेना है। इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पर देख लीजिए ये है पुमपुहार। इसके बाद कोच्चिन के नीचे देखेंगे आपको मुचिर मिल जाएगा, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के पास आपको मिल जाएगा जो है कोरकोई। तो यहाँ पर देखिए ये एंशियंट पोर्ट भी दिए गए हैं, ये मॉडर्न पोर्ट दिए गए हैं। इसको भी आपको वीडियो पॉज करके या पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे स्टडी ऑन आईएएस पर, वहाँ पर आप देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट कीर्तन की प्रथा को स्पष्ट करता है? ऑप्शन 1 राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं की नियुक्त करना। ऑप्शन बी राज दरबारों में विद्वान का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना। ऑप्शन सी किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना, चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना। ऑप्शन डी युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। तो आपको ध्यान रखना है कि वट कीर्तन की प्रथा जो है संगम कविताओं में ये मिलता है, और संगम कविताओं में देखेंगे तो मृत्यु तक, यानी जो राजा पराजित हो जाता था वो मृत्यु तक जो है उपवास करने की एक जटिल प्रथा है। ठीक है, और ये तमिल रस्म है। और ये आप देखेंगे ये हमने जो है एक बुक है द 400 सॉन्ग्स ऑफ वॉर एंड विजडम, ठीक है, और ये एक ऑटोबायोग्राफी है पोएम्स ऑफ क्लासिकल तमिल, इसमें जो है इस बुक में इसकी चर्चा है। ठीक है,
तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। ठीक है, तो इसी बुक से ये आंसर आपको मतलब इसी संबंधित है, इसमें आपका विस्तार पूर्वक इस वर्ड का आंसर आपको दिया गया है। तो हमने आपको सोर्सेज भी बता दिए कहाँ से ये आंसर हमने लिया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। अब बात करें नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आदि 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए गए? होयसल, गहड़वाल, काकती, यादव। तो आपको बताना है कौन 8वीं शताब्दी के आसपास थे। जहाँ तक होयसल की बात हो दोस्तों, होयसल का जो था 10वीं से 14वीं शताब्दी था। गहड़वाल जो था 12वीं से 13वीं शताब्दी था। काकती और यादवास जो थे वो 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच थे। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें आद्य 8वीं शताब्दी के यानी अर्ली 18th सेंचुरी के आसपास कोई जो है साम्राज्य नहीं था। तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए होयसला, गढ़वाल के बारे में और यादवा काकती के बारे में दिया गया है। इसको आपको वीडियो पॉज करके और या फिर पीडीएफ से पढ़ लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय कला और संस्कृति में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, साहित्यिक कृति और रचना कार्य कितने युग में सुमेलित है? देवी, चंद्रगुप्त, विल्हड़, हम्मीर महाकाव्य, नयचंद्र सूरी, मिलिंद पन्न नागार्जुन, नीति वाक्यमृत, सोमदेव श्रीयु। जहाँ तक मिलिंद पन्नों की बात है तो ये नागसेन या नागार्जुन द्वारा है, ये बात सही है। और देवी चंद्रगुप्त जो थे ये कृति जो थे विल्हड़ द्वारा न लिखकर ये किसके द्वारा लिखी गई थी? विशाख दत्त द्वारा, विशाख दत्त। तो इसमें ऑप्शन एक गलत है। हम्मीर महाकाव्य जो थे वो नायचंद सूरी द्वारा की गई, ये बात भी सही है। नीति वाक्यमृत जो थे वो सोमदेव सूरी द्वारा जो है किया गया था। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है केवल 3, 2, 3, 4 यानी 3 ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जिसने जैन बौद्ध को अच्छे से पढ़ा होगा तो गेस मार करके कर लिया होगा। हालांकि ये सोर्स की बात करें तो सोर्स अलग है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आत्मा केवल जंतु पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं में प्रवाहित जलधाराओं में अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। तो उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में किस एक धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबंधित करता है? बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा। जहाँ तक बात करें जैन परंपरा वाले लोग को देखेंगे, जैन मुनियों को देखेंगे तो वो अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए होते हैं। वो ये भी ध्यान रखते हैं कि कहीं चलते वक्त जो है पैरों से जो है छोटी सी चींटी भी ना दब जाए, अब मुंह में जो है कोई मच्छर व जीव भी ना चला जाए। तो जैन परंपरा के लोग मानते हैं कि आत्मा केवल जंतु पादप यानी पौधे की जीवन संपदा में नहीं होते, बल्कि वो पत्थरों में, जलधाराओं में, अनेक प्राकृतिक वस्तुओं में भी होती है। ऑप्शन बी सही है। हालांकि अगर इसके सोर्स की बात करें तो सोर्स में जो है देखेंगे तो ये है 9/3/2023 यानी 9 मार्च 2023 को जो है एक जैनिज्म पे जो है एक जर्नल प्रकाशित हुआ था, द प्लूरलिज्म प्रोजेक्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जीवा एंड द सोल्स ऑफ ऑल बींग्स। ठीक है, उसमें देखिए तीर्थंकर सिखाते हैं कि सभी जीवित प्राणियों में एक आत्मा होती है, प्रत्येक पुनर्जन्म के लगभग अंतहीन चक्र में फंस जाता है। जैन धर्म अंतिम लक्ष्य आत्मा को पुनर्जन्म इस मुक्त करना, मोक्ष मुक्त करना है। तो ये सोर्स है हमारा आंसर का। बहरहाल अगर आपने जैन बौद्ध को पढ़ा होगा तब भी आप ये कर ले जाएंगे, हमें सोर्स बताना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन सब चीज़ों से देख सकते हैं कि क्यों कैसे क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो इसमें देखिए तीर्थंकरा जो है के बारे में जो है ये हेडलाइन ही थी इस चर्चा में, तो इसी से क्वेश्चन उठाया गया है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। इसके अलावा भी देखेंगे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। अब बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य में इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया? ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है देवराय प्रथम, मल्लिकार्जुन और वीर विजय विरूपाक्ष। तो जहाँ तक बात करें विजयनगर साम्राज्य में तो देवराय प्रथम
जो थे उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण करवाया था और राजधानी नगर तक कई किलोमीटर तक एक लंबी नहर कुल्या का निर्माण करवाया था। ये देखिए तुंगभद्रा डैम। और इस प्रकार से देखेंगे नालियों और का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये हैं देवराय प्रथम। तो विजयनगर साम्राज्य का ये साम्राज्य विस्तार है। तो कुल मिलाकर इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन जो है ए सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज जो है आर्ट एंड कल्चर को पूरा डिटेल में जो है 2011-2023 तक जो है हल कर लिया है। आप इसके पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा, तो आपके आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। जिस प्रकार से हमने ग्राफ और हर चीज़ें दी हैं, और हमारे ज्योग्राफी की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको भी आप जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा एंशियंट हिस्ट्री से, आर्ट एंड कल्चर से हट के जो हिस्ट्री पूछी गई है उस टॉपिक को सॉल्व करवाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको क्लासेस थोड़ा सा भी पसंद आ रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडीयान IAS। इसके अलावा हमारा 2 चैनल स्टडीयान UPSC IAS, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप जो है इसमें मैसेज कर सकते हैं, PDF इस पर मिलेगी। और ये हमारा email ID है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंशियंट हिस्ट्री में।